दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में जमीन सर्वे का जो काम है उसको शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको वो सर्वे से संबंधित जो भी फॉर्म होते हैं वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है और साथ में वो कौन कौन से वो कागजात होते हैं जो इस फॉर्म के साथ आपको संलग्न करना है, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस चैनल पे आपको अब ज़मीन संबंधित सभी जानकारी आपको लगातार प्रोवाइड किया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है और अपडेट है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जान लेते हैं कि वो ज़मीन से संबंधित वो फॉर्म कौन कौन से हैं और उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लैंड सर्वे का जो फॉर्म है ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जिसमें प्रपत्र 2 और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रपत्र 3 और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके वंशावली के आधार पर जो उत्तराधिकारी का जो दखल है ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। दोस्तों हमने इस चैनल से संबंधित एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनवाया है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ये फॉर्म आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप यहां से आ सकते हैं और इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म के बारे में। दूसरे फॉर्म जो आपको लगेगा वो आपका वंशावली प्रपत्र से संबंधित लगेगा, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें टोटल 6 फॉर्मेट को दिया गया है। ये फॉर्म को जब आप इंस्टॉल करके देखेंगे ये टोटल 6 फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना है। अब हम बारी बारी से बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। दोस्तों ये दोनों प्रपत्र और ये दोनों फॉर्म आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट्स जरूर करें, तो लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसी पे हम आपको जो जमीन संबंधित जितने भी फॉर्म डॉक्यूमेंट पीडीएफ होते हैं वो हम उस चैनल पे आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि इस प्रपत्र 2 को भरना कैसे है, उसके बारे में हम आप बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रपत्र 2 में यहाँ पे आपको जो उपनियम 6 उपनियम 1 यहाँ पे आप देखेंगे कि रैयत द्वारा स्वामित्वधारी भूमि का जो स्वघोषणा पत्र है इस फॉर्म को आपको भरना है। अब हम बात करने वाले हैं कि रैयत द्वारा स्वामित्वधारी का मतलब क्या होगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई जमीन है और उस जमीन के आप मालिक हैं, उस जमीन के कब्जेदार आप हैं, तो आप ही उस जमीन के रैयतधारी हुए, उसी को बोलते हैं कि रैयतधारी स्वामित्व। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको राजस्व ग्राम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। दोस्तों आपके मौजा आपके गांव को ही राजस्व ग्राम बोला जाता है, तो उस राजस्व ग्राम को यहाँ पे आप नोट करें। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि थाना नंबर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों हर एक जिला में हर एक मौजा और हर एक हल्का का थाना नंबर अलग अलग होता है, तो आप अपना थाना नंबर को पता कर लेंगे। दोस्तों अगर आप थाना नंबर आपको नहीं पता तो आप नज़दीकी अपने सरपंच या नज़दीकी जो अमीन होगा जिनको इनके बारे में जानकारी है आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि आपका थाना नंबर कितना है। दोस्तों यहाँ पे अब आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे हल्का नंबर का दिख रहा होगा। दोस्तों हल्का नंबर अगर आपको पता होगा, दोस्तों हल्का नंबर अगर आपको पता होगा तो आप इसको फिलअप करेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि रैयत का नाम एवं पिता का नाम। दोस्तों अगर वो जमीन आपके कब्जे में है या आपके अधिकार में है तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम को डालेंगे, यहाँ आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे। इसमें अभी आपको और भी डाटा नहीं देना है, यानी और भी रैयत का नाम नहीं देना है। जो आपकी कब्जे में है उस कब्जेधारी का नाम आप अपने हिसाब से डालेंगे, उनका पिता का नाम यहाँ पे आप डालेंगे।
यहाँ पे अगर आप और भी कब्जेधारी हैं तो उनका नाम आपको मेंशन नहीं करना है, जो आपके कब्जा में है केवल उसका जिक्र आपको यहाँ पे कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अस्थाई पता का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो अस्थाई पता का तो मतलब ये आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे आपको ग्राम, पोस्ट, पंचायत, ब्लॉक, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड वगैरह ये सारा डिटेल आपको इस कॉलम में आपको भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि खाता और खेसरा। दोस्तों ये जो जमीन का जो सर्वे है ये बिहार में हर एक जिला में शुरू किया गया है। तो कुछ जिला ऐसा है जिसमें जिसका जो सर्वे होगा वो पुराना खतियान के हिसाब से होना होगा, यानी पुराना कैडेस्ट्रल जो सर्वे हुआ था उस खतियान के हिसाब से किया जाएगा सर्वे। और कुछ जिला ऐसे हैं जो जिसमें नया खतियान के हिसाब से सर्वे को किया जाएगा। तो आप ये देख लेंगे कि आपके जिला में जो सर्वे होगा वो सर्वे आपका नया खतियान से होने वाला है या पुराना खतियान से होने वाला है। उसके लिए अभी आपको पता ही होगा कि हर एक पंचायत और हर एक ब्लॉक में आपका आम सभा का आयोजन किया गया था। तो आप अपने कानूनगार और आप अपने शिविर प्रभारी और आप अपने जो भी अंचल अमीन या कर्मचारी जो भी होंगे उनसे आप जाके पता कर लेंगे कि आपके जो जिला है वो उस जिला में जो सर्वे का जो काम शुरू होगा वो नया नंबर से होने वाला है या पुराना नंबर से, यानी नया खतियान से होगा या पुराना खतियान से। अगर आपके जिला में अगर नया जो सर्वे किया गया था 1970-72 में जिसको कंप्लीट किया गया था, अगर उस खतियान से होने वाला है तो आपको नया खाता और नया खेसरा ही आपको दर्ज करना होगा। अगर आपके जिला में अगर पुराना सर्वे से शुरू होगा, कैडेस्ट्रल खतियान से अगर होगा तो उसके लिए आपको पुराना खाता नंबर और पुराना खेसरा नंबर ही आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि रकबा में यहाँ पे आपको एकड़ और डिसमिल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 डेसिमिल जो होता है वो 1 एकड़ होता है, और जमीन अगर आपका मान लीजिए 200, 300, 400 डिसमिल के आसपास है तो उस हिसाब से पहले आप एकड़ में दर्ज करेंगे और डिसमिल में दर्ज करेंगे। अगर आपका केवल डिसमिल में ही है, जैसे 10 कट्ठा, 15 कट्ठा, 20 कट्ठा, 10 कट्ठा, 15, तो उस हिसाब से आप उसको डिसमिल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप उसको डिसमिल में यहाँ पे दर्ज करेंगे। दोस्तों ये जो डिसमिल का जो मेथड है ये हर एक जिला और हर एक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि आप के क्षेत्र में जो लग्गी जो होता है वो कितना हाथ के लग्गी से चल रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसमिल को काउंट किया जाता है। किसी जिला में 7 हाथ के लग्गी होता है, किसी जिला में 6.5 हाथ की होती है, किसी जिला में 6.5 हाथ की होती है। तो उस हिसाब से आप देख लेंगे कि आपके जिला में कितना हाथ की लग्गी को चलता है और कितना डिसमिल काउंट किया जाता है, तो वो आप अपने अंचल अमीन से पता कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि चौहद्दी का ब्यौरा में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप उत्तर में यहाँ पे ऊ द के यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे ऊ को टाइप करेंगे, यहाँ पे आप ऊ को लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो होगा उसका जो हाल फिलहाल का चौहद्दी होगा उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप दक्षिण के बारे में बताएंगे, फिर आप पूरब के बारे में बताएंगे और फिर आप पश्चिम के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि अगर आपका जो खेत है या आपका जो जमीन है वो 4-5 खेसरा या 10 खेसरा या 15 खेसरा में कब्जा में है तो इस फॉर्म को आपको 3, 4, 5 प्रति में आपको निकाल लेना है और उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जमीन का किस्म के बारे में बताया गया है। दोस्तों जमीन का किस्म का मतलब ये है कि जो जमीन पे आप रह रहे हैं वो किस प्रकार की जमीन है। जैसे अगर कोई आदमी मकान बना के रह रहे हैं तो यहाँ पे मकान में सहन लिखेंगे। अगर वो जमीन आपका बाग बगीचा वाला है तो यहाँ पे आप बगीचा और लिखेंगे, बाग लिखेंगे। अगर कोई जमीन जिसपे आप अपना कब्जा बताना चाहते हैं वो जमीन अगर आपका खेती के लिए है तो खेती में किस प्रकार का है, धनहर है या धनहर 1 है, धनहर 2 है। दोस्तों ये धनहर 1 और धनहर 2 का मतलब क्या हुआ कि अगर जमीन ज्यादा उपजाऊ है तो उसको धनहर 1 कहेंगे, या अगर जमीन ज्यादा कम उपजाऊ है तो उसको धनहर 2 भी उसको बोला जाता है, धनहर 3 भी होता है। उसके बाद फिर अगर आप जमीन भीट है तो भीट का मतलब ये हुआ कि ये भी आपका खेती के लिए है, भीट 1, भीट 2। तो अगर गेहूं अगर ज़्यादा उपजता है तो उसकी स्थिति में भीट 1 बोला जाता है और कम उपज होती है तो उसको भीट 2 बोला जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देखे लेंगे या उस जमीन का जो वर्तमान स्थिति है उसी को बोला जाता है कि जमीन किस्म। वर्तमान स्थिति में वो किस प्रकार की जो जमीन है उसको आप जमीन किस्म में यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बारी बारी से अपना
पहले एक खेसरा के बारे में सारा बताएंगे, फिर उसके बाद दूसरा खेसरा के बारे में आप बताएंगे, फिर तीसरे खेसरा के बारे में। अगर इस फॉर्म को आपको और भी प्रति लगता है तो इस फॉर्म को आप और भी निकालेंगे, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे बारी बारी से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके जो अधिकार में है एक खतियान का सर्वे अभी कर दिया जाएगा और दूसरा खतियान का दूसरा जो खाता है उसका बाद में किया जाएगा। नहीं, आपका जो भी कब्जा है और जहां भी कब्जा है वो सभी डाटा आपको इस फॉर्म में भर के देना है, चाहे वो आपका 10 खेसरा में आता है या 20 खेसरा में आता है या 5 खेसरा में आता है। इस फॉर्म को आप निकालेंगे, उसके बाद आप इसको बारी बारी से आप अपने अधिकार को भरेंगे, अन्यथा फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि जहां जहां भी आपका खेसरा है और जो जो जमीन आपका है उन सभी को मिला के एक खाता अलॉट किया जाएगा और सभी का खेसरा नंबर अलग अलग अलॉट किया जाएगा। तो आपको चूकना नहीं है, क्योंकि ये जो सर्वे होगा ये डिजिटल सर्वे होने वाला है। इसमें हर एक डाटा को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो आप चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम आपको कंटिन्यू लगातार वीडियो को आप प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पल पल की अपडेट हम आपको जमीन संबंधित अभी आपको लगातार आपको मिलने वाला है। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। यहां आप देखेंगे कि लगान आपको दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे हर एक जमीन का जो किस्म होता है उसका लगान अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप मकान में रह रहे हैं तो उसका लगान उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। अगर आपका बाग बगीचा है तो उस हिसाब से लिया जाएगा। अगर आप खेत खलिहान है, धनहर है, भीट है तो उसका अलग से लगान लगेगा, तो उस हिसाब से आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जमाबंदी संख्या। दोस्तों अब ये जमाबंदी संख्या क्या होगा? दोस्तों अगर आपके पास केवाला वाला जमीन होगा और अगर आपने उसका रसीद को कटवाया होगा तो आपके पास पुराना रसीद होगा ही होगा। अगर नहीं है तो आप उस स्थिति में इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि उस स्थिति में आपको फिर डायरेक्ट जो लगान होगा लगान आपको देना होगा और फिर खतियान उसके हिसाब से आपका बनाया जाएगा। अगर आपने रसीद को कटवाया है तो आपके पास जमाबंदी नंबर होगा ही। उसके ऊपर में आप देखेंगे कि जमाबंदी नंबर दिख रहा होगा, तो जमाबंदी नंबर यहाँ पे आप मेंशन को करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि भूमि, यहाँ पे आपको देखेंगे कि भूमि पर दावा का अधिकार। ये जो भूमि या जिस प्लॉट के बारे में आप बता रहे हैं, ये प्लॉट पे आपका दावा किस प्रकार से है। दावा का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई भी जमीन केवाला के माध्यम से लिया है तो यहाँ पे आप अपना दर्ज करेंगे कि केवाला और क्रेता और विक्रेता के माध्यम से यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर कोई जमीन आपके पूर्वजी हिसाब से चल रहा है तो यहाँ पे आप उत्तराधिकार को दर्ज करेंगे। अगर कोई जमीन आपका वंशावली या कोई जमीन आपका पट्टा के हिसाब से आपको मिला है तो यहाँ पे पट्टा के हिसाब से आप उसको मेंशन करेंगे। बंदोबस्ती है तो उसको आप दर्ज करेंगे, बकास्त है तो उसको आप दर्ज करेंगे। यानी किस प्रकार का दावा है उस जमीन के ऊपर आपका, उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभियुक्ति कॉलम आपको दिख रहा होगा। दोस्तों अभियुक्ति कॉलम क्या है कि अगर उस जमीन पे किसी प्रकार का कोई भी विवाद है या उस जमीन से संबंधित अगर किसी प्रकार का अगर मामला लंबित है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपका जमीन का जो विवाद है उसको अगर मान लीजिए ये जमीन आपका न्यायालय में है तो यहाँ पे आप न्यायालय से संबंधित यहाँ पे आप उसको टाइटल सूट किए हुए हैं तो उसको आप देंगे, पोजीशन सूट है उसको देंगे, इंजंक्शन आप लगाए हैं क्या है, अगर अभियुक्ति है तो आप उसको मेंशन करेंगे। यानी उस पर कोई आपत्ति वगैरह तो आप नहीं दिए हुए हैं तो उसको आप दर्ज करेंगे, अन्यथा आप इसको अभियुक्ति कॉलम को आप इसको छोड़ सकते हैं। दोस्तों हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आपको एक प्रति में नहीं होने वाला है। अगर आपके पास ज्यादा कब्जा है तो इस फॉर्म को आपको 4 से 5 प्रति निकाल लेना है, तभी आप इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब हम तो दोस्तों ये आप समझ चुके होंगे कि ये प्रपत्र 2 को आपको फॉर्म को कैसे भरना है। अगर प्रपत्र 2 भरने में भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न को पूछेंगे। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे फॉर्म के बारे में। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि दूसरे फॉर्म में यहां पे वंशावली का आधार दिया गया है कि दोस्तों इस फॉर्म को आपको किस स्थिति में भरना है। अगर आपका कोई निजी जमीन है, केवाला करवाए हैं तो उस स्थिति में इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है, वंशावली की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वंशावली फॉर्म को आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आपका एक से ज्यादा हिस्सेदार हो, उस स्थिति में यहाँ पे आपको इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिविर प्रभारी, उसके बाद यहाँ पे अंचल, जिला, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करता है कि हम लोग यहाँ पे नाम, पिता का नाम, यहाँ पे फिर नाम,
पुत्र पुत्री और पत्नी का नाम यहाँ पे जो भी है वो आप उसको भरेंगे। यहाँ पे पुलिस थाना, यहाँ पे अंचल, यहाँ पे जिला, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जाति वगैरह मेंशन किया गया है। इन्हें भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, जमाबंदी पंजी, यहाँ पे जमाबंदी पंजी का नंबर आप डालेंगे, यहाँ पे पिता का नाम, ग्राम, राजस्व, अंचल, खाता, खिसरा वगैरह, उस यहाँ पे खाता और खिसरा रकबा को दर्ज करेंगे और लगान को देंगे। और यहाँ पे लिखा है कि उत्तराधिकार या बंटवारा के आधार पर हमने अर्जित किया है, यानी जिसका जो हक है उसको आपको प्रपत्र 2 में भरना है और उसके लिए आपको वंशावली भी दर्ज करना होगा। ठीक है, वंशावली को आप दर्ज करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि भाई 10 कट्ठा का जमीन है या 15 कट्ठा का जमीन है, उसको इनको इस आधार पे इनको दिया गया है या आपसी बंटवारा इन लोग किए हैं। अगर 2 भाई हैं तो आप 2 का नहीं नाम दर्ज करेंगे, 3 भाई हैं तो आप 3 का दर्ज करेंगे, उस हिसाब से आप इसको दर्ज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग निम्न वंशावली या वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। और उसके बाद खतियान तू पंजी के हिसाब से वृक्ष टेबल से संलग्न है। तो अगर आप इसको फॉर्म को इसको भी आप भर देंगे, वंशावली को जब आप भरेंगे फिर यहाँ पे आप अपना वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल को आप भरेंगे। यानी वंशावली की जरूरत तभी पड़ेगी इस फॉर्म को, ये 2 फॉर्म को जरूरत, इस 2 फॉर्म का जरूरत तभी आपको पड़ेगा जब आपका जो जमीन है वो आपके पूर्वजी जमीन है या आपके पिताजी के नाम से है और आप 3 भाई हैं और अपने तीनों भाई के नाम से अपना अपना अधिकार को जताना चाहते हैं, तो उस स्थिति में इस फॉर्म को भी आपको भरना है। अन्यथा जो जमीन आपने केवाला करवाया है उसका आपने रसीद कटवा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ये 2 फॉर्म की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें भी आप वही देखेंगे कि वंशावली के जो आधार पर जो प्रत्येक उत्तराधिकारी यानी उनका जो आप नाम डालेंगे, उनका पता डालेंगे, उनका डाटा डालेंगे, उसके बाद फिर रकबा, चौहद्दी, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिमी और जमाबंदी नंबर को आप इसमें यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको फॉर्म को फिलअप करके और ये सारा डॉक्यूमेंट को लगाएंगे। दोस्तों ये पे डॉक्यूमेंट क्या क्या है इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का विवरण। सबसे पहले जो जमीन पे आप दावा कर रहे हैं उस जमीन से संबंधित आपके पास कौन कौन से कागजात है। अगर केवाला होगा तो केवाला आप दर्ज करेंगे, खतियान होगा तो खतियान दर्ज करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई आप किस प्रकार से देंगे, खतियान है तो खतियान देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि लगान, मालगुजारी रसीद या जमाबंदी संख्या के विवरण देंगे। सिंपल है, अगर आपके पूर्वजी जमीन है तो उसके पास आपके पास कुछ तो होगा, आपके पास खतियान होगा या आप उसके पास मालगुजारी रसीद होगा या जमाबंदी होगा, उसको आप देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र। दोस्तों ये इतना जरूरी नहीं है मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि इस स्थिति में क्या है कि मान लीजिए आपके 2-3 परदादा जी गुजर गए और उस स्थिति में आप अपने नाम से करना चाहते हैं तो फिर कहाँ से आप आपके परदादा भी होंगे, फिर परदादा के जो भी पुत्र होंगे वो भी गुजर गए होंगे, फिर उसके बाद उनका जो होगा, तो उस स्थिति में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र की उतना जरूरत नहीं होता है। क्योंकि जो भी यहाँ पे सर्वे होगा या जो भी डाटा को दिया जाएगा वो आपका जो पब्लिक है उसमें बताया जाएगा कि इनका वंशावली है, इनका जो अधिकार है, इनको किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई आपत्ति अगर नहीं देता है तो आपका जो है वही वंशावली और वही आपका जो आप बना के देंगे वही आपका काम करेगा। उस स्थिति मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देना है, नहीं जरूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि याचिकाकर्ता का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप अपने जो आप वंशावली को बनाएंगे उसी को ही आप अपना वारिस होने का प्रमाण पत्र को आप देंगे। अगर आपका कोई न्यायालय से संबंधित अगर कोई आदेश है या कोई अगर आपको डिग्री मिला हुआ है तो उसको आप दर्शाएंगे। और यहाँ पे आधार कार्ड का छाया प्रति और वोटर कार्ड का छाया प्रति। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तो इस हिसाब से आप इसको प्रपत्र 2 को फॉर्म भरेंगे, प्रपत्र 3 को भी भरेंगे। प्रपत्र 3 को आप कब भरेंगे उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप किसी जमीन पे अपना पूर्वजी के हिसाब से उसमें आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं उस स्थिति में आपको इस फॉर्म को भरना है और इस फॉर्म को भरना है, अन्यथा आपको इस फॉर्म को ही भरना है, केवल इस फॉर्म को ही जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको इस फॉर्म के बारे में बताया कि प्रपत्र 2 को और ये वंशावली और इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वंशावली प्रपत्र को आपको कैसे भरना है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। क्योंकि दोस्तों अगर ये जानकारी अगर हम इस वीडियो में आपको देते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा
और इससे अच्छा है कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि वंशावली को आपको कैसे भरना है। तब तक के लिए आप इस फॉर्म को निकालेंगे किसी दुकान के माध्यम से, किसी प्रिंटर के माध्यम से निकाल के सारा डॉक्यूमेंट, सारा कागजात को आप लगाएंगे और आप अपने शिविर प्रभारी और या आप अपने जो भी अंचल या तहसील होगा, आप वहां जाके इस फॉर्म को आपको क्या करना है, वहां पे जाके आपको जमा कर देना है। दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर रखें। दोस्त तो आशा करता हूं कि ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, इस चैनल पे वीडियो कुछ समस्या होने के कारण नहीं हम ला पाते हैं, लेकिन अब कोशिश हम करेंगे कि लगातार आपको इस चैनल पे आपको वीडियो मिले और आप अपने जमीन संबंधित विवाद को, ऑनलाइन संबंधित विवादों को सुलझा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।